नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। कंप्यूटर फंडामेंटल का 5th पार्ट, क्लासेस 3rd to 12th। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आज के सुविचार पर जाते हैं। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस से संबंधित एक विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम अपने जीवन के लिए माता पिता के ऋणी होते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम एक शिक्षक के ऋणी होते हैं। इसी विचार के साथ सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बच्चों, जन्म हमें माता पिता ज़रूर देते हैं, मगर अगर हमारे व्यक्तित्व को हमारे जिसको हम कहते हैं कि हम एक मिट्टी के पुतले की तरह होते हैं जब हम बचपन में होते हैं, इसको एक साकार रूप देना, बच्चों के व्यक्तित्व को निखारना, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान उसके शिक्षक का होता है। तो हमेशा बच्चों 3 लोगों का अपने जीवन में हमेशा सम्मान करो। आपके जन्म देने वाले माता पिता और आपके गुरुजन जो आपको सकारात्मक ज्ञान देते हैं, उन सब का आप सम्मान करो। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। On what basis we classified different computer generations? क्लासीफाइड कैसे करें, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th 5 भागों में हमने जनरेशन्स को डिवाइड किया है। ये जनरेशन्स एक्चुअली है क्या, है ना। जनरेशन का मतलब क्या है कि हम कहते हैं ना हमारी आगे आने वाली जनरेशन या हमारी पहले की जनरेशन, है ना। जनरेशन गैप, जब भी हम बात करते हैं हम इसी तरह की बातें करते हैं, है ना। आपके पिताजी कहते होंगे हमारे समय में ऐसा होता था, है ना, तुम्हारे समय में ऐसा है, हो सकता है तुम्हारे आगे वाले समय में ऐसा हो। तो बात वही है, जनरेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, उसकी जनरेशन क्या थी। तो जनरेशन को डिस्क्राइब्ड हम करेंगे एक टाइम पीरियड से, कहाँ से कब तक, कब से कब तक थी। दूसरा हम डिसाइड करेंगे कि इंटरनल कंपोनेंट यूज्ड इनसाइड, क्या इंटरनल डिवाइस कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया गया, कंप्यूटर का साइज़ क्या था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर। इनके आधार पर हम कंप्यूटर के जनरेशन को क्लासीफाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को अगर आप देखो, दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसको मैं आपको एक डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंटर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें इजी रहे, या पिंक पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट जनरेशन जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन दिया हुआ है हमें 1942 से 1959। इस जनरेशन में जो इंटरनल डिवाइस कंप्यूटर में यूज़ हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। तो जो हार्डवेयर फीचर हम जिसको बोल सकते हैं कि क्या यूज़ किया गया एज ए इंटरनल डिवाइस, तो इंटरनल डिवाइस वर्क करने के लिए एज ए प्रोसेसर, एज ए वर्किंग इक्विपमेंट वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सपोर्ट मैकेनिक लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट ऑफ हीट, ह्यूज साइज, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। इसके जो सिस्टम के नाम है वो है ENIAC IDVEC TBM701। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटरनल कंपोनेंट में पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। कॉस्टली इसलिए होते थे कि बहुत सारे हमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करना होता था, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था, इसलिए इसका साइज़ भी बड़ा था।
और मैकेनिकल लैंग्वेज का ही उपयोग इसमें किया गया। तो ये फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है, इसको हम कह सकते हैं 1942 से 1959 तक का ड्यूरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। अब आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1959 टू 1965। और सबसे बड़ा एक इवोल्यूशन हुआ था इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में। एक ऐसे डिवाइस की खोज हुई जो साइज में छोटा था और वैक्यूम ट्यूब से पावरफुल था, उसका नाम था ट्रांजिस्टर। तो जो हार्डवेयर फीचर इसमें यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर, इंटरनल कंपोनेंट। सेकंड, स्टोरेज करने के लिए जो मेथड यूज़ की गई वो यूज़ की गई मैग्नेटिक टेप। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया, जो एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते थे और एक काफ़ी लार्ज कैपेसिटी की स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। हाँ, प्रोसेसिंग के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। बैच का मतलब होता है एक ग्रुप, तो एक ग्रुप में हम प्रोसेस कर सकते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे 1959 टू 1965, उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। नाउ फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। अब हम हमेशा कंपेयर करेंगे अपने पहले की जनरेशन से, तो पहले की जनरेशन की तुलना में ये सारे कंप्यूटर्स छोटे थे, फास्ट थे और रिलायबल भी थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते थे। कॉस्टली थे, ऑब्वियस है कि इसकी कॉस्ट इसके ट्रांजिस्टर के होने के कारण बढ़ गई थी, इसलिए ये कॉस्टली भी थे। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी कैन से, अच्छा, इसमें कौन कौन से सिस्टम नेम थे? तो हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 7030, ये सारे के सारे सिस्टम्स सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। अब आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम मानते हैं 1965 टू 1975। इस पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ जिसका नाम रखा गया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जब IC इन्वेंट हुआ और IC इन्वेंट होने से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया IC से। IC जो है वो स्मॉल चिप होती है, इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर पावरफुल होती है। और हम कहें कि इंटरनल स्टोरेज के लिए क्या यूज़ हुआ, तो लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, these both devices are used as an internal component of the third generation of computer. What are the characteristics? Time sharing OS, faster, smaller, reliable, cheaper than again previous generation से fast, small और reliable computers बने, and easier to update easy से easily होने वाले devices बनना start हुआ। तो इन डिवाइसेस के नाम क्या थे? IBM 360, 370, CDC 6600, PDP 8x11. These all the system names of the third generation of computer. Then we have a fourth generation of computer. It start from 1975 to 1988. इसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग भी दिया हुआ है, तो इसमें इतना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड था। एक रेंज ली गई है, इस रेंज में जो इन्वेंशंस हुए हैं और जो इंटरनल कंपोनेंट्स या डेवलपमेंट हुए हैं सिस्टम्स में, उसके आधार पर इस डेट को लिया गया है। तो हो सकता है कि कुछ किताबों में आपको अलग डेट भी मिल सकती हैं, तो इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही डेट एग्जैक्ट डेट है ना। अब चूंकि ये भी मैंने जो डेट्स मैंने ली हैं ये भी एक बुक से ली हैं, तो जो भी अपने पास अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे हम इस डेट्स को ले सकते हैं, मगर ये कई बार वैरी हो सकती हैं, गलत हो सकता है कि किसी किताब में आपको 1975 अप टू फोर्थ जनरेशन दिखा रहा हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो हम इसको मान लेते हैं जो डेट्स अपन ने निर्धारित है, क्योंकि मैंने फिफ्थ जनरेशन की कई बार जो मैंने डेट देखी है वो 2010 के बाद की देखी है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा था। तो इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
हम बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट की, तो फोर्थ जनरेशन हम मानते हैं 1975 टू 1988 जो कंप्यूटर्स बने उनमें आईसी विथ VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। आईसी आपको मैंने बताया था, व्हाट इज आईसी? आईसी इज द इंटीग्रेटेड सर्किट विथ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। और सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें हुआ करती है, यानी कि अब हमने रैम और रोम चिप का यूज़ करना स्टार्ट किया। मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी एज ए पोर्टेबल डिवाइस हमने स्टार्ट किया। मैग्नेटिक टेप का हमने यूज़ करना स्टार्ट किया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस आ गया। वी आर यूजिंग द मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब तक डेवलप हो चुकी थी, तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की। स्मॉल, अफोर्डेबल, easy to use and easier to update, these all are the characteristics of the fourth generation of computer. Now this is Apple II, VAX 900, 9000, carry 1/2, these all are the fourth generation of the computer. Then our next generation start from 1988 to present. Still we are in the fifth generation, we not completed the fifth generation right now, and we are the developing part in the fifth generation. हम बहुत ही developing part में है fifth generation के। Now what is actually fifth generation of computer? Fifth generation of computer is used IC with ULSI, ultra large scale integration technology, instead of VLSI, very large scale integration technique. We used the ULSI technology, large capacity hard disk with RAID support, optical disk as a portable read or only storage media, powerful servers, internet cluster, computing. These all the facilities used in the hardware which we are currently using in the fifth generation of the computer. Powerful, cheaper, reliable, easy to use, portable, rapid software development possible. These all the features are the fifth generation of the computer. एक चीज इसमें मिसिंग है जो मैं आपको फिफ्थ जनरेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन का एक सबसे बड़ा पार्ट है। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था और आपको बताया था व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो मैंने बताया था कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि वह अपने आप काम नहीं कर सकता। वी हैव टू मेक ए प्रोग्राम फॉर ऑल द वर्क। सिमिलर वे नाउ वी आर डेवलपिंग द टूल्स इन द सिस्टम। हम ऐसे टूल्स सिस्टम के अंदर डेवलप कर रहे हैं कि हम बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे और कंप्यूटर उनको परफॉर्म करे, कंप्यूटर उनको अपने आप प्रोसेस करे। ऐसी टेक्निक को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक कहते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो IBM Pentium एंड परम, दीज ऑल आर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। हियर द परम इज द सुपर कंप्यूटर विच इज डेवलप्ड बाय द सीडेक्स सोसाइटी पूना। ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया ने, बहुत ही चीप कॉस्ट का कंप्यूटर था जिसको सीडेक्स सोसाइटी ऑफ पूना ने डेवलप किया था। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि जिस फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया हो और उस कंप्यूटर का साइज क्या होगा। दिस इज़ द साइज ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था जिसको हैंडल करना जो बहुत ही मुश्किल था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी इसमें। सेकंड आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर जिसका सेकंड जनरेशन के डेवलप किया गया। इसका साइज फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कम था and easy to use था, reliable था। We always compare one generation to another. Then when we IC integrated circuit has developed, तब आप कंप्यूटर का साइज़ देख सकते हैं कि कंप्यूटर का साइज़ पोर्टेबल हो गया, कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया और 100% वो रिलायबल और स्पीड में सेकंड जनरेशन से फास्ट था। फिर जब VLSI चिप डेवलप हुई, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर से यूज्ड सिस्टम और कॉम्पैक्ट हो गए और छोटे हो गए और इनका उपयोग भी बहुत ईजिली हो गया। नाउ वी आर यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटर्स जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
टेक्निक जिसमें हम क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, जिनको हम स्मार्ट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये कंप्यूटर का जनरेशन है, फर्स्ट से लेकर के 5th तक। आप एक सीक्वेंस में देख सकते हो कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट में किस तरह से सुधार आया है, या टेक्नोलॉजी को किस तरह से इम्प्रूव किया गया है। तो इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द स्पीड, based on the size, based on the cost, based on the reliability, and what is the internal component used in the computer. That is the important part of the classification of the generation. First is vacuum tube, then transistor, then integrated circuit, then microprocessor, then quantum computer. Now we have to go for the next slide. I told you I have to explain little bit about the 5th generation of the computer, and the 5th generation VLSI technology becomes ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of the microprocessor chip have 10 million electronic components. The generation is based on parallel processing hardware and artificial intelligence software. So जो 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर थे, मैंने कहा कि VLSI टेक्नोलॉजी को उन्होंने ULSI टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, जिसके अंदर 10 मिलियंस कंपोनेंट को एक छोटे से चिप में हम लगा सकते हैं। आज हम जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, या हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, या वर्कबुक यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी स्मॉल डिवाइस के सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टेक्निक है। इनमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया है। Then computer device with artificial intelligence are still in development because we not developed the full system still. Some of these technologies are beginning to emerge and used such a voice recognition. आप अब देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो वॉइस रिकॉग्निशन पर काम करते हैं। इवन हमारे स्मार्टफोन में हम वॉइस से मैसेज भेज सकते हैं, हम बोलकर भी मैसेज भेज सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में रोबोटिक्स और पैरेलल प्रोसेसिंग और जिसको हम कह सकते हैं कि नए सिस्टम्स में यूज़ की जा रही है। Now we have to come little bit AI के बारे में देखते हैं। AI is reality made possible by using the parallel processing and superconductors. Learning to the future, computers will be radically transformed again by the quantum computation, molecular and nanotechnology. सो यहाँ पर हम 5th जनरेशन की जब हम बात करते हैं, स्टिल हम अभी ऐसे कंप्यूटर्स बनाने में लगे हुए हैं जो बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस को रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि अभी हम जो लैंग्वेज जनरल केस में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज में जिस तरह से हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, वैसी भाषा को समझकर काम कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी वाली या ऐसे सिस्टम्स वाले जनरेशन वाले कंप्यूटर्स को हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इट्स मोर रिलायबल, वर्क फास्टर, ईजिली पोर्टेबल, डिफरेंट साइज, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट अफोर्डेबल prices, extra high processing speed, parallel processing, and a very important wireless. So these are the models which basically used for artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप एग्जाम्पल ये से भी देख सकते हैं कि कभी कभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब काम करते हैं और अगर ऊपर के सेल्स में हमने कुछ लिखा हुआ है और अगर हम नीचे के सेल्स पर अगर उसका पहला कैरेक्टर कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर की वैल्यू नीचे कॉपी हो जाती है। दिस आर द वन काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल कि आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को कॉपी करके नेक्स्ट सेल पर देख सकते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो सिस्टम्स हैं इनको हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। अभी इट इज़ अंडर डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट में है। अभी तक हमने इसको पूरा ऐसा नहीं बना लिया है कि कंप्यूटर हमारे कहने से काम करने लगे। फिर भी वी आर नियर अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। हम मोस्टली AI टेक्निक का प्रयोग करके ऐसे सिस्टम्स को हम बना रहे हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिकली वर्क कर सकते हैं एक नेचुरल लैंग्वेज के बेस पे। तो मुझे लगता है कि
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को हमने उसके इंटरनल डिवाइस, उसके इक्विपमेंट और उसके स्टोरेज कैपेसिटी, उसके स्पीड, उसकी कॉस्ट और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इवेलुएट किया है, हमने उसको क्लासिफाइड किया है। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका ये लास्ट पार्ट था कंप्यूटर फंडामेंटल का। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल का कोई भी और पार्ट मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर डालूँगा। हाँ, अब क्लासेस थर्ड से लेकर के 10th तक के लिए एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का एक सेशन हम शुरू करेंगे, जो बेसिकली MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं, ख़ास करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों के लिए मैं प्रेजेंट करूंगा। क्लास 11th और क्लास 12th इनके लिए उनके कोर्स के अकॉर्डिंग अब मैं वीडियोस डालूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर notification and keep learning because learning is best. Thank you very much. Stay home, stay safe.